जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जो वीडियो ये मैंने इंडियन पॉलिटिक्स का टोटल 66 एमसीक्यू को सॉल्व किया है, जो कि पीसीएस लेवल में आ चुका है अब तक में। मेरे जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें मैंने हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया है, 5 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस को, ज्योग्राफी को भी कंप्लीट कर दिया है। नाउ अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपने इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर। देन इसके बाद मैं इकोनॉमिक्स एंड साइंस को भी अपलोड करूँगा। 1 जून से मैं करंट अफेयर्स को भी अपलोड करना शुरू करूँगा। सो मैं आपको ये जानकारी अभी से दे देता हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनको थैंक यू सो मच, एंड जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले और अदर्स वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए आज का वीडियो को हम यहाँ से शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय, यानी कि भारत के संविधान को अपनाया गया था, किसके ज़रिए अपनाया गया था। तो इसका आंसर होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने भारत के संविधान को अपनाया था। इसका मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस दिया है, इसको आप पढ़ लीजिए। इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूँ। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। आप सभी को मालूम है हमारे देश के संविधान को बनने में टोटल 2 साल 18 महीना 11 दिन लगा था। ठीक है, सॉरी, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था, मैंने उल्टा बोल दिया। और ये जो बनकर कंप्लीट हुआ था ये 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ था। एंड इसे जो है 3 साल बाद जो डॉक्टर LM सिंघवी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में घोषित किया। यानी कि 26 नवंबर को जो है इसे कानून लॉ डे के तौर पे इसे घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है संविधान दिवस और कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन इन इंडियन ऑन, यानी कि भारतीय संविधान दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है। तो अभी कुछ देर पहले पहला क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में घोषित किया गया, यानी कि संविधान दिवस जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है, इसे 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, यानी कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान को अपनाया गया था, बट इसे लागू कब कर दिया गया था, 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। ठीक है ना, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि रिपब्लिक डे के तौर पे मनाया जाता है। जबकि 2015 से 26 जनवरी को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है रहा है, या विधान दिवस। जो अभी हमने पढ़ा कि संविधान दिवस ये जो मनाते हैं, जो संविधान दिवस जो वर्ड आया है कब से लागू किया गया है, तो 2015 से 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के तौर पे मनाते हैं। और 1950 मतलब 26 जनवरी 1950 से हम लोग गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। तीसरा क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन। इसी से रिलेटेड अभी जो मैंने 2 क्वेश्चंस दिया था इसी से रिलेटेड ये भी है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो अभी हमने जाना कि अपनाया कब गया था, 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, उसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है, पढ़ लेता हूँ। इस संकल्प को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को माननीय सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। ठीक है, आगे बढ़े। 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय। जो भारतीय संविधान है इसे किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को प्रेजेंट किया था। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते क्या दिया हुआ है। गणतंत्र भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सरकार के एक संसदीय रूप का प्रावधान करता है जो कुछ
एकात्मक के साथ संरचना में संघनीय है विशेषताएं हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट द, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल का चुनाव करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल का चुनाव कौन करते हैं? तो इसका आंसर होगा मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो लोग राज्य विधानसभा का चुनाव में मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। राज्य विधानसभा या विधानसभा भारत के राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में एक विधायिक निकाय है। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य यानी कि एमएलए को एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र द्वारा 5 साल के कार्यकाल के लिए सीधे चुना जाता है। जो एमएलए जो होते हैं इनको कितने साल के लिए चुना जाता है? 5 सालों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है काउंसलर ऑफ द स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ इन वेस्ट बंगाल इज, यानी पश्चिम बंगाल में राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के चांसलर हैं, कौन होते हैं चांसलर? तो इसका आंसर होगा गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो स्टेट के जो गवर्नर है वही चांसलर होते हैं द स्टेट रन्स यूनिवर्सिटी के, वेस्ट बंगाल के, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन कुछ है नहीं खास, बस इतना जानना है आपको, गवर्नर जो होते हैं स्टेट के वो चांसलर होते हैं स्टेट रन्स यूनिवर्सिटी के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा इज, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि सभापति जो होते हैं वो ही राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको जो सैलरी मिलता है वो सैलरी उनको राज्यसभा के पद का मिलता है, ना कि उन्हें आपका वाइस प्रेसिडेंट होने का मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड दैट आरटीआई वाज एप्लीकेबल टू द, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा कि आरटीआई किसके लिए लागू था। आरटीआई मतलब जानते हैं ना क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने किसके लिए एप्लीकेबल किया था ये पूछा है। तो इसका आंसर होगा ऑफिस ऑफ द सीजेआई ऑल्सो, यानी कि सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है उसके लिए भी ये लागू है। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या बोला है। 10 जनवरी 2010 को एक ऐतिहासिक फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून के दायरे में आता है, ठीक है। यह कहते हुए कि न्यायिक स्वतंत्रता एक न्यायाधीश का विशेषाधिकार नहीं है बल्कि एक न्यायाधीश का विशेषाधिकार है, उस पर जिम्मेदारी डाली, ठीक है ना। ये किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हेन वाज द मद्रास स्टेट ऑफिशियली रीनेम्ड एज तमिलनाडु। आपको मालूम होगा कि जो मद्रास राज्य है उसको ऑफिशियली उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? तमिलनाडु। तो ये कब हुआ था? उसका नाम मद्रास से तमिलनाडु कब किया गया ये पूछा है इस क्वेश्चन में। इसका आंसर होगा 14 जनवरी 1969 यानी कि 14 जनवरी 1969 को। इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया मैंने, एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। 26 जनवरी 1950 को इससे भारत सरकार द्वारा मद्रास राज्य के रूप में बनाया गया था, यानी कि मद्रास को राज्य के रूप में मान्यता कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के परिणाम स्वरूप राज्य में सीमाओं को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। 1956 में जो है राज्य में कुछ भाषा के आधार पर भी कुछ राज्य को गठित किया गया था। जैसे पहला जो भाषा के आधार पर राज्य गठित है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश, सबको मालूम है। तो अंततः 14 जनवरी 1969 को यानी कि 14 जनवरी 1969 को सीएन द्वारा, यानी सीएन उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है ना, सीएन द्वारा राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया, ठीक है। किसके द्वारा चेंज किया गया था? तो सीएन अन्नादुरई ये चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम, तो उनके द्वारा ही मद्रास का नाम को चेंज करके तमिलनाडु कर दिया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा लिटरली मीन्स ऑफ लोकपाल इज। लोकपाल का शाब्दिक अर्थ क्या है? लोकपाल का मतलब क्या होता है?
तो इसका मतलब होता है केयर टेकर ऑफ द पीपल, ठीक है ना। पीपल्स का जो केयर टेकर होता है लोकपाल उसी को बोलते हैं। लोक मतलब क्या होता है, पीपल, उसका पाल मतलब उसका पालन करना, ठीक है। तो केयर टेकर ऑफ द पीपल लोकपाल का मतलब होता है। यहाँ पे देखिए इसका मतलब दे दिया मैंने, एक लोकपाल, संस्कृत में उसे लोकपाल बोला जाता है, ठीक है। लोगों का रक्षा करने वाला या लोगों का मित्र, उसे ही लोकपाल कहते हैं। एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या लोकपाल का निकाय है जो भारत गणराज्य में सार्वजनिक हित का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। आगे बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इन द लोगो ऑफ लोकपाल विजिलेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि लोकपाल के लोगों में सत्कर्ता का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है। लोकपाल का जो विजिलेंस है उसमें कौन सा लोगो दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें दिया गया अशोक चक्र का लोगो दिया गया है, ठीक है। देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, लोगो लोकपाल के विभिन्न सार का प्रतीकात्मक रूप से प्रतीत है, जैसे लोकपाल यानी कि न्यायाधीशों के बेंच, लोक यानी कि 3 मानव आकृतियाँ, सातवर्त यानी कि आँख पुतली बनाने वाले अशोक चक्र, कानून यानी कि नारंगी नागरिक में पुस्तक का आकार, और न्याय मतलब तिरंगा 2 हाथों का एक अद्वितीय संतुलन बनाने के लिए नीचे रखा गया है। ये इसके बारे में कुछ दिया गया है कि उसमें जो प्रतीक है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है ना। आगे बढ़ते 12 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, इंडिया सेलिब्रेट्स या सेलिब्रेट किया 17th कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी कि भारत ने अपना 70वां संविधान दिवस कब मनाया था। 70वां, ये मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ये मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके पूछ रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे प्रीवियस पुराने क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो 70वां कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया था ये 2019 में मनाया गया था, ठीक है ना। बट अगर अब इस बार जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है पूछे कि 2021 में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया, तब क्या होगा आंसर, तब होगा 72वां कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया, ठीक है ना। बट इसका आंसर क्या होगा, 70वां कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया गया था, 2019 में मनाया गया था। इसके बारे में देख लेते हैं क्या लिखा है। ग्वाटेमाला में भारत ने मिशन के परिसर में 26 नवंबर को भारत का 70वां संविधान दिवस मनाया। राजदूत BS मुबारक और दूतावास के अधिकारियों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और भारतीय संविधान का निर्माण के बारे में एक फ़ोटो प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, ठीक है। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन बिल यानी कि 123वां जो अमेंडमेंट बिल हुआ था 2017 में, वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। तो इसका आंसर होगा नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास, जो बैकवर्ड क्लास के जो नेशनल कमीशन उससे रिलेटेड था ये, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैबिनेट ने संविधान जो कि 123वां संशोधन था, विधेयक 2017 में हुआ था, और NCB मतलब कि नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, विधेयक 2017 को पेश करने की मंजूरी दी। यह निर्णय अनुच्छेद 338B के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कामकाज में निरंतरता को भी सक्षम करेगा। ये कौन सा अनुच्छेद से में दिया गया है, 338B, ठीक है, ये भी याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड डील्स विथ एडल्टरी, यानी कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा व्यभिचार से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा 497, ठीक है। इससे रिलेटेड एक किस्सा याद आ रहा मुझे, मैं जब एग्ज़ाम देने गया था तो जो जवान जो पुलिस के कर्मचारी लोग रहते हैं, मैं CRPF का एग्ज़ाम देने गया था, उस टाइम का बात बता रहा हूँ। तो मेरे जो कॉल लेटर था, मेरा कॉल लेटर का लास्ट का जो रोल नंबर था वो 497 था, ठीक है। तो उस टाइम मुझे जानकारी नहीं था कि ये क्या है, ये कौन सा पिनल कोड में या कौन सा आर्टिकल में आता है। तो जो वहाँ का जो पुलिसकर्मी जो चेक कर रहा था, जो जवान था वो चेक कर रहा था, तो वो देख कर बोला कि बाबा रे बहुत ज़्यादा खतरनाक तुम्हारा रोल नंबर दिया हुआ है। तो मैं हंस दिया, मैं समझ नहीं पाया वो क्या बोलना चाह रहा है। बाद में मैं जब एग्ज़ाम देकर निकला तो मेरा माइंड में वो बात घूर रहा था, तो मैंने इसे चेक किया कि आखिर ये है क्या। तब मुझे मालूम पड़ा कि ये एक इंडियन पिनल कोड का एडल्ट्री से रिलेटेड कुछ सेक्शन है, ठीक है। ये क्या है आज आप भी जान लो। IPC की धारा यानी कि इंडियन पिनल कोड की धारा 497 में
किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने वाले व्यक्ति पर दोष लगाकर व्यभिचार को अपराध माना गया है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज बेस्टवर्डेड ऑन द गवर्नर बाय विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 154। क्या है ये, देख लेते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है ना, भारत में टोटल 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स के लिए 28 गवर्नर्स होंगे। क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है, बट ऐसा भी होता है कि एक गवर्नर 2 राज्य को भी हैंडल करते हैं, आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और भारत के संविधान के अनुसार उसके द्वारा या तो सीधे या उससे अधीनस्थ आधारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा। यानी कि उनका जो कार्यकाल है, मतलब जो कार्य है, उनका जो शक्ति है, वो कौन सा अनुच्छेद में है? 154। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ। जो हम वोट देते हैं तो वो कौन सा अधिकार है हमारा? ठीक है ना, तो ये हमारा लीगल अधिकार होता है, लीगल राइट होता है। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हमारा लीगल राइट है। ठीक है, इसके बारे में कुछ मैंने पोर्शंस दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसे पढ़ देता हूँ। देखिए, शॉर्ट टाइटल के तौर पे यहाँ लिखा गया है कि इसे किस संविधान के संशोधन अमेंडमेंट से लिया गया, तो 61st एक्ट 1988 में इसे दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल इसमें कौन सा आर्टिकल में है? तो 326 आर्टिकल में है। ठीक है, इतना आप समझ गए। आप इसको क्या करिएगा, आप PDF को डाउनलोड करके आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं ज़्यादा अगर एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, इसलिए मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज़ इंक्लूडेड इन द। यानी कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का बात आ रहा है, ठीक है ना, तो ये कौन सा जो हम लोग का संविधान का जो पार्ट है, कौन सा पार्ट में इसके बारे में बोला गया, डिस्क्राइब किया गया? तो इसका आंसर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब एग्ज़ाम्स में क्या क्वेश्चन आता है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये भारतीय संविधान का कौन सा पार्ट में दिया गया है, तो आपको ये भी जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, यहाँ पे देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के प्रावधान उस दर्शन और आदर्शों को पुष्ट क्या प्रतीत है, एक संविधान निर्देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना भारत के लोगों द्वारा न केवल भारतीय समाज के लिए बल्कि वास्तव में दुनिया के सभी लोगों के लिए एक घोषणा है। ठीक है, अभी इसमें ये तो नहीं दिया कि कौन सा पार्ट में दिया गया, मैं बता देता हूँ। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत में कहाँ से कहाँ तक अगर पूछे आर्टिकल आता है तो ये होगा 36 से लेके 51। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा व्हाट विल फॉलो इफ अ मॉनिटरी बिल इज सस्टेनेबली अमेंडेड बाय द राज्यसभा। यदि राज्यसभा द्वारा किसी मौद्रिक विधेयक में पर्याप्त रूप से संशोधन किया जाता है तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? इसका आंसर लिखा है द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। यानी कि जो मनी बिल है वो लोकसभा में जब जाता है तो वो क्या कर सकता है, उसे आगे बढ़ा भी सकता है, चाहे राज्यसभा उसे माने या ना माने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज़ इसके बारे में डिस्क्राइब किया मैंने, पढ़ लीजिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनसाइंड इन इट्स। यानी कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में निहित है? तो इसका आंसर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, यानी कि पंचायती राज प्रणाली का मूल्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे सुनिश्चित करना है। तो इसका आंसर होगा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ये है क्या, देख लेते हैं। थोड़ा सा इसका बहुत शॉर्ट है कि जो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकेंद्रीकृत और सहभागी अस्थायी स्वशासन प्राप्त करना है। ठीक है, पंचायती राज कहाँ से शुरू हुआ था मालूम है? राजस्थान से। ठीक है ना, सबको मालूम होगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। ठीक है, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों का संख्या बढ़ाने की शक्ति निहित है। किस में निहित है ये? तो द पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसका नंबर को वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड अगर आप करेंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा कि जनवरी फरवरी मंथ में, आई थिंक जनवरी का जो मैगजीन मैंने जो करेंट अफेयर लिया था उसमें मैंने पढ़ा था कि आपका भारत में जो है महिला जो जजेज़ हैं उनका संख्या बहुत ही कम है, लगभग 81 है टोटल, मतलब पूरा भारत में 81 जजेज़ हैं, महिला जजेज़ है। ठीक है, जबकि उनका जो सीट है वो लगभग 1500 तक का है। ठीक है, बट महिला का जो संख्या है जजों का वो बहुत ही कम है। सुप्रीम कोर्ट में आई थिंक 2 या 4 जजेज़ है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए जब एग्जाम में जाए, तो हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है, क्योंकि ये करेंट अफेयर में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत के इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा, इसका जो आंसर है वो आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से। आगे बढ़ते हैं हम। मार्क द करेक्ट डाटा एंड ईयर इन विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। यहाँ बोल रहा है कि सही तिथि और वर्ष को चिन्हित करें जिसमें भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था। अभी के पहले के भी 1-2 क्वेश्चंस में भी इससे रिलेटेड बात हो चुका है कि भारत का संविधान को मान्यता कब मिली, तो 26 नवंबर 1949 को, और इसे लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। तो जब यहाँ पे बोला है आंसर चुनिए सही तिथि क्या है, तो आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950। ठीक है, आगे बढ़ें। 23 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द डेस्क ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखिए यूपीएससी में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, आपको क्या करेगा, 3 या 4 जो है अपना स्टेटमेंट दे देगा और उसका नीचे में लिख देगा, आपको पढ़ना है, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है यूपीएससी लेवल, पीसीएससी लेवल में थोड़ा कम आता है, बट पीसीएससी में भी आता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, मैं बताता हूँ। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित में से किसे संसद की मेज पर प्रस्तुत करे। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश, लोक लेखा समिति का रिपोर्ट, नियंत्रक महालेखन का प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का रिपोर्ट। इसको इंग्लिश में समझा दे रहा हूँ। रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन फाइनेंस कमीशन, रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी, रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, रिपोर्ट ऑफ द नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आंसर सी, यानी कि 1, 3 और 4, 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, देख लीजिए। इसका जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिया है ये मैंने लिया है एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 37 CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का जो चैप्टर है वहाँ से मैंने इसका एक्सप्लेनेशन को उठाया है। ठीक है, इसे थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, समझ लीजिए। CAG यानी कि राष्ट्रपति को 3 ऑडिट रिपोर्ट देता है, वह इसे संसद के दोनों सदनों के सक्षम रखता है। इसके बाद लोक लेखा समिति उसकी जांच करती है। ठीक है, और अपने निष्कर्षों को संसद को रिपोर्ट करती है। इसका मतलब क्या हो कि राष्ट्रपति ने CAG की रिपोर्ट रखी। ठीक है, TSC अपने दम पर संसद में रिपोर्ट देती है, अध्यक्ष तस्वीर में नहीं आता है। ठीक है, वो जो है मतलब उसको तस्वीर में नहीं लिया जाता है, इसलिए कथन 2 वाले
विकल्पों को हटा दें, मतलब 2 जो है उसको हटा दीजिए। तो यहाँ पे 2 में क्या था, 2 में क्या था, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये है बट ये क्या कहते हैं, तस्वीर में नहीं आता, इसीलिए इसको आप हटा दीजिए। तो क्या होगा आंसर 1, 3 एंड 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी टू ऑल सिटीजन्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं और आते भी हैं और आएंगे भी। ठीक है, पूछा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को वर्क और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये कौन है, आर्टिकल 19, यानी कि फंडामेंटल जो राइट्स है उसका आर्टिकल 19 में हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम अपना स्पीच एंड एक्सप्रेशन को जनता के सामने रख सकते हैं। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप गाली गलौज करो या मारपीट करो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, यानी कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य के बीच शक्ति का वितरण करती है। ठीक है ना, तो कौन सा अनुसूची होगा, ये शेड्यूल 7 में इसमें दिया है। शेड्यूल 7 अगर आप पढ़िएगा तो उसमें आपको लिस्ट मिलेंगे, 3 लिस्ट है, कौन कौन से हैं, एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा कंकरेंट लिस्ट। यूनियन में मतलब क्या होता है, उसमें सेंटर के हाथ में पावर होता है, सेंटर अपना मामला को देखता है। स्टेट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट से रिलेटेड जितने भी मामले वो चेक करेगा। और कॉन्करेंट में क्या होता है, उसमें स्टेट एंड गवर्नमेंट सेंट्रल दोनों के मध्य, दोनों मिलकर किसी मुद्दे पे वो लोग देख करते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, द 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो 46वां अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था भारत का, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का वो किससे रिलेटेड है, वो किससे प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर होगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसके बारे में बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं उनको सरकार को ये हिदायत दी गई, मतलब उनके अंदर ये कर्तव्य है उनका कि जो 6 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको चाइल्डहुड केयर मिले, उनको फ्री एडुकेशन मिले, ये सब कुछ जो है देना, और मतलब देना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, तो ये किसमें बोला गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब वो 6 साल के हो जाते हैं, 6 साल से लेकर 14 साल का उम्र तक में, ये पेरेंट्स को हिदायत है कि आप अपने बेटे को अच्छा एडुकेशन, अच्छा न्यूट्रिशन दें, 6 साल से 14 साल की उम्र तक के। ठीक है ना, आप अगर फंडामेंटल राइट पढ़िएगा तो उसका आर्टिकल 23 में बताया गया है कि जो 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फैक्ट्री में या हैजर्डियस वर्क में नहीं लगाना, अगर कोई पकड़ा जाता है तो फिर उनके ऊपर केस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये उसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। डिस्ट्रिक्ट जज इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं यानी कि जो जिला के जो न्यायाधीश होते हैं वो किन के जरिए अपॉइंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा गवर्नर। जैसे मान लीजिए बंगाल का बर्धमान जिला का अगर बात करूँ तो यहाँ के जज अगर कोई होंगे तो उनको कौन नियुक्त करेगा, तो बंगाल के जो गवर्नर हैं वो नियुक्त करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन, यानी कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू किया जा सकता है, कब, कहाँ पे, तो कैसे होगा, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आपको मालूम है पार्लियामेंट के टोटल कितने हाउस है, 2 हाउस है, कौन कौन से, तो पहला है आपका लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा अपर हाउस होता है, लोकसभा लोअर हाउस होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, सेम यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, यानी कि विचार करिए कि लोक लेखा पर संसदीय समिति, अब इसके बारे में 3 जो है इसका स्टेटमेंट है, तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है, लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से लेकर बना है, यानी कि लोकसभा का 25 सदस्यों को लेकर पब्लिक
एक जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ पब्लिक अकाउंट ये बना हुआ है, ये सही है या नहीं ये बताना है आपको, पहला। दूसरा, तकनीकी अनियमितताओं का पता लगाने के लिए न केवल कानूनी और औपचारिक दृष्टिकोण से सार्वजनिक व्यय की जांच करता है, बल्कि मित व्यक्तियाँ विवेक और औचित्य के दृष्टिकोण से भी। ठीक है, तो इसमें मतलब बोला है इसमें बोला है कि जो कानून का जो औपचारिक दृष्टिकोण है उससे भी इसे पता लगाता है या नहीं, ये बताना है आपको। और जो तीसरा है, भारत के नियंत्रक महालेखन की रिपोर्ट की जांच करता है, यानी कि ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उसका ये एग्जामिन करता है। तो आपको बताना है तीनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। यहाँ पे मेन पूछा क्या है, यहाँ पे करेक्ट पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है, तो आपको सिर्फ सही बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ओनली 2 and 3, 1 नहीं होगा। यानी कि इसमें 25 सदस्य नहीं होते, इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, आप यहाँ पे पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, बाकी दोनों सही है, सिर्फ एक गलत है, 25 के जगह पे 15 होगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, पावर टू ग्रांट पार्डन आर इंजॉयड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, यानी कि क्षमादान की शक्ति निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकरण के पास है। तो बहुत ही इजी है इसका आंसर। क्षमादान का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया या आपने कोई गुनाह कर दिया, अब आप जेल में हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, आपके फैमिली या आप क्या करिएगा, एक आवेदन करिएगा किसे, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास, कि मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दे, मतलब पार्डन दे दे। तो ये राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो आपको आपका जो सज़ा है उसको माफ़ कर सकते हैं। सज़ा जो माफ़ करने का जो पावर होता है ये भी 5 तरह का होता है। ये मैं आगे की जब क्लासेस होगा, जब एक्सप्लेन करूँगा उसमें मैं समझाऊँगा। तो अगर इंडिया के लेवल पे, मतलब गवर्नमेंट के लेवल पे हो रहा, सेंट्रल के लेवल पे, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। स्टेट के लेवल पर हो रहा तो ये गवर्नर के पास भी पावर है। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड भी एक बात बता देता हूँ, इससे रिलेटेड भी करेंट अफेयर में क्वेश्चन आ चुका है आपका। डोनाल्ड ट्रंप जब आपके यूएसए के राष्ट्रपति थे तो उनके ऊपर भी महाभियोग चलाया गया था, है ना। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। जब उनके ऊपर हुआ है तो क्या होगा, अब भारत के बारे में पूछ लेगा कि भारत के बारे में बताइए कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन सा आर्टिकल में है क्या नहीं है, वही पूछ लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आर्टिकल का बात होता है, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन में दे दिया है, आर्टिकल 72 के हिसाब से क्या होता है, पार्डन पावर किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। और 161 के आर्टिकल के हिसाब से किसके पास है, राज्य के गवर्नर के पास है पार्डनिंग पावर। ठीक है, एक बात और बता दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसके पास सारे पावर्स दिए गए हैं। ठीक है, बट जो गवर्नर, आप ये मत सोचिए गवर्नर के पास भी राष्ट्रपति के जैसा पार्डनिंग पावर होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, गवर्नर जो है मौत की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है। ठीक है, जो मार्शल कोर्ट होता है उसका ये क्षमा नहीं कर सकते, ये पावर इनके पास नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 31 नंबर क्वेश्चन, आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 में किसकी स्थापना का प्रावधान है। यानी कि आर्टिकल 228 में किसकी स्थापना का प्रावधान दिया गया है, तो इसका आंसर होगा फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का जो गठन है या जो स्थापना है ये कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 280 में। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, द पंचायती राज सिस्टम ऑफ इंडिया हैज़, पंचायती राज सिस्टम जो है इंडिया का कैसा है, तो वो त्रिस्तरीय है, मतलब 3 टायर्ड सिस्टम है ये। ठीक है, 3 टायर्ड सिस्टम का मतलब क्या हो गया, एक होता है विलेज लेवल, एक होता है ब्लॉक लेवल, एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। यानी कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण और लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियंस के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या होगा 79th अमेंडमेंट में। 79th अमेंडमेंट में इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। 34 नंबर क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने टोटल 5 सालों के जितने भी प्रीवियस हो रहे हैं सबको मैंने ले लिया है, इसीलिए कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने पिछले को क्वेश्चन को भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा 26 नवंबर 1949। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के हिसाब से ऑप्शंस दिया गया था कि किनका जो कार्यकाल है वो निहित नहीं है भारत के संविधान में। तो इसका आंसर होगा डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। भारत में डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। यानी कि भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन का वर्णन करता है। आंसर होगा आर्टिकल 40 में दिया गया ये, ठीक है। सॉरी, आगे बढ़ रहे हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फोर्सिंग अ पर्सन टू अंडरगो पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग एंड नार्को एनालिसिस टेस्ट इज वायलेटिव ऑफ। इसका मतलब जानते हैं, नार्को टेस्ट बोलते हैं ना, आप मूवी में भी देखे होंगे। क्या होता है, अगर किसी ने कुछ गुनाह किया है, अगर वो अपना गुनाह को नहीं कबूल करता है तो वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का पास जाता है और बोलता है कि हमें इसका नार्कोटिक टेस्ट करने का परमिशन चाहिए। तो सीबीआई या पुलिस लोग क्या करते हैं, उसका नार्कोटिक टेस्ट लेते हैं, मतलब उसे एक इंजेक्शन दे देंगे और उससे सच उगलवाएंगे कि तुमने ऐसा कुछ किया है या नहीं किया, उसी को नार्कोटिक टेस्ट कहते हैं। या उनके ब्रेन में बहुत सारे मशीन को फिट करके और उनसे सवाल पूछा जाता है। अगर वो झूठ बोलता है तो एक कंप्यूटर में जो उसका सिग्नल आता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, ठीक है, तो उसी ब्रेन मैपिंग बोला जाता है। तो इसका जो बारे में बताया गया है ये वायलेटिव है, ये मतलब क्या बोले इसको, उल्लंघन करता है ये किस आर्टिकल के तहत है, तो ये आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 में इसके बारे में बताया गया। इसके बारे में केस हुआ था, उसका मैंने यहाँ पे दे दिया है, उसको पढ़ लीजिएगा। मैं सिंपल में बोल दे रहा हूँ। ये जो क्यों इसे उल्लंघन बताया गया, रीज़न है कि ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करता है। मैंने भी कुछ देर पहले ही बताया कि फंडामेंटल राइट के तहत आपको बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो उसी के अंदर राइट टू प्राइवेसी भी आता है, और जो कि अगर ये जो नार्कोटिक टेस्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो ये राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ हो जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे उल्लंघन कर मतलब राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायत। यानी संविधान के किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। आंसर होगा 73rd अमेंडमेंट, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, अब थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया है। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडुकेशन फॉल्स अंडर। यानी कि भारत के संविधान में शक्ति का वर्गीकरण में शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है। अभी मैंने कुछ देर पहले 7 शेड्यूल का बताया था ना, तो उसमें शिक्षा जो एडुकेशन है किस शेड्यूल में आता है, तो ये आएगा कॉन्करेंट लिस्ट में। मतलब कॉन्करेंट किससे रिलेटेड है, सेंटर एंड स्टेट दोनों से रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम बिकम अ फुल फ्लैग स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि सिक्किम जो है भारत का पूर्ण राज्य बना, कब बना था, 1975 में बना था, ठीक है। आपको मैं एक मूवी का नाम बता रहा हूँ, पलटन, उसमें सोनू सूद है, अर्जुन रामपाल है। पलटन मूवी को देखिएगा, सिक्किम के ऊपर भारतीय सेना और जो चाइना का सेना है उसमें झड़प हुआ था, उससे रिलेटेड वो मूवी है। वो उसमें एक जो कहानी है वो 1967 का युद्ध के बारे में बताया है। तो उसको आप देखिएगा तो आप इससे समझ पाइएगा कि था क्या, एक्चुअल में क्या था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, ग्रांट इन एड आर प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल। यानी कि भारत के संविधान में अनुच्छेद के तहत सहायता अनुदान प्रदान किया गया है। किसके कौन सा आर्टिकल के तहत, तो 275 एंड 282। इसके बारे में मैंने दे दिया, दोनों आर्टिकल के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ 42 नंबर क्वेश्चन की, और ये बोल रहा था पंचायती राज सिस्टम ऑफ इंडिया हैज़। जो पंचायती राज व्यवस्था है भारत को वो क्या है, तो फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है पिछले वाला।
3 टायर, ठीक है, 3 स्तरीय। आगे बढ़ रहे हैं 43 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत का पहला नागरिक किसे कहते हैं? बहुत ईजी क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। आगे बढ़ रहे हैं 44 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड व्हेन द राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटेड ऑन 29/11/1947। जब 29/11/1949 को हमारा भारत का संविधान लिखना कंप्लीट हो गया तो उसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं था? तो इसका आंसर होगा फंडामेंटल ड्यूटी। उस टाइम फंडामेंटल ड्यूटी को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटी को बाद में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा पार्ट में आता है? तो फंडामेंटल ड्यूटी आता है आपका पार्ट 4A में आता है। कौन सा आर्टिकल है उसमें? तो उसमें आर्टिकल है 51A, ठीक है। कितने टोटल फंडामेंटल ड्यूटी हैं? तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, टू पास अ मॉनिटरी बिल इन द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नेसेसरी। यानी कि संसद में धन विधेयक पारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस था, उस ऑप्शंस से मैंने जो सही आंसर है वो मैंने लगा दिया है, अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। यानी कि मनी बिल को पास करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक तरह से अगर मैं इसका आंसर बताऊँ ना तो अप्रूवल ऑफ द राज्यसभा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए मनी बिल जो है वो स्पीकर तय करते वो मनी बिल है या नहीं है। पास कहाँ होता है? वो होता है आपका लोकसभा में। अब राज्यसभा उसको मान्यता दे या ना दे, फिर भी लोकसभा के पास ये ताकत है कि वो मनी बिल को पास कर दे। तो ये भी बोल सकती कि राज्यसभा का अप्रूवल का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। बट जहाँ से मैंने ये क्वेश्चंस को उठाया उसके हिसाब से जो आंसर है अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, लॉ एंड ऑर्डर इज इंक्लूडेड इन द, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर किस में सम्मिलित है? इसका आंसर होगा स्टेट लिस्ट। आगे बढ़ रहे हैं, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा के सभापति हैं कौन होते हैं? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया नॉन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स क्या होता है? लीव बाय द सेंटर एंड शेयर विद द स्टेट, यानी कि सेंटर को छोड़ के स्टेट के साथ शेयर करना, ठीक है ना, ये होता है नॉन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है, द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिजायर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन का इच्छा रखता है? आर्टिकल 40। फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ सिक्योरिंग फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिक के लिए एक सामान्य नागरिक संहिता हासिल करने से संबंधित है? आर्टिकल 44, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ लोकसभा। फिर से रिपीट हुआ, कितना मेंबर्स होते हैं इसमें? 15। उस टाइम याद करिए जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या लिखा था, जो सेलेक्ट करना था स्टेटमेंट में से, तो उसमें लिखा था 25, तो वो गलत हो गया था। उसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 15, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट एनुमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन इज, यानी कि विधान के प्रयोग के लिए समवर्ती सूची में वर्णित विषयों में संख्या है, कितनी संख्या है? तो इसका आंसर होगा 47, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है, एनी मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द, यानी कि कोई भी मनी बिल जो है पार्लियामेंट में नहीं पेश किया जा सकता है बिना किसके अनुमति के? तो ये आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनुमति ना दे दे तब तक मनी बिल किसी पार्लियामेंट में पेश नहीं होगा। आगे बढ़े 54 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज विद इन द जुडिशरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? आंसर होगा कॉर्पोरेट टैक्स। 55 नंबर क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द नेम ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया? आंसर होगा आर्टिकल 1। इंडिया का नाम
कौन सा आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 1। इंडिया सबसे प्रथम आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल 1 याद रखिएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद आ रहा 56 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप? कौन सा पार्ट में सिटीजनशिप के बारे में बोला गया है? पार्ट 2 में। 57 नंबर क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेव अ वर्किंग डिफिनेशन ऑफ द इंडियन स्टेट? यानी कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्य की कार्यशील परिषद देता है? आर्टिकल 12, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एवलाइजेशन अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म? यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद, मतलब अनटचेबिलिटी मतलब क्या? छुआछूत जो होता है ना, उससे रिलेटेड उसका प्रैक्टिस, मतलब वैसा कोई करता है तो वो वैसा करना गुनाह है, ये कौन सा आर्टिकल में बोला गया है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 17। उसके बाद है 59 नंबर क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट subject to certain limitations every religion denomination shall have the right to establish and maintain institutions for religion and charitable purpose? इसका आंसर होगा आर्टिकल 26। 60 नंबर क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट नो रिलीजन इंस्टीट्यूट्स shall be provided in any institution एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड? इसका आंसर होगा आर्टिकल 28। 61 नंबर है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट नो सिटीजन शैल बी डिफाइंड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन्ड बाय द स्टेट ऑन रिसीविंग एड ऑफ द स्टेट फंड और ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज ऑफ एनी ऑफ देम? आंसर आर्टिकल 29। और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाइदर प्योरली फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी बट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? ये किसने कहा था? इसका आंसर होगा डी बासु। डी बासु यानी फुल फॉर्म, उनका जो पूरा नाम था देवव्रत बासु। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे कल के वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।